welfare approach. Welfare geography aims to study and secure welfare of human beings. Morning, Priya. By taking into consideration the pattern of spatial equality. अभी बताओ, ये स्पेशल इक्वालिटी पास्ट में इससे संबंधित अपन ने किसी की कोई थ्योरी पढ़ी है? हाँ, कौन था वो? याद करो, योतर सेमेनोव थे एक। योतर सेमेनोव किसकी बात करते थे? सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में क्या बोलते थे याद है? मैंने बताया थे, दो स्पेस हैं, भले ही उनके अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम उन दोनों स्पेसेस के अंदर क्या लेके आए? इक्वालिटी। ताकि स्पेस बी अगर स्पेस ए से पीछे है तो दोनों स्पेस में हम कंट्रीब्यूट करके दोनों स्पेसेस को इक्वल लेके आ जाएं। और क्या लेके आ जाएं? स्पेशल इक्वालिटी। तो स्पेशल इक्वालिटी लाना अपने आप में ही ये जो अपने आप में जो सबसे मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव था कौन सी अप्रोच का? वेलफेयरिस्टिक अप्रोच का। और ये वेलफेयरिस्टिक अप्रोच का जो फिनोमेना है इन्होंने स्पेशल इक्वालिटी का, ये एक तरीके से कहां से इन्होंने ले लिया आइडिया? योतर सेमेनोव। खाली से इसमें लिख देना योतर सेमेनोव, ब्रैकेट में रशियन स्कूल, also talked about social geography. The approach tries to bring the idea of human welfare to be the central theme. Human welfare to be the central theme and objective of geography. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच वाले ज्योग्राफर से उनका क्या उद्देश्य था कि भाई ज्योग्राफी का एक ही एम होना चाहिए, क्या? टू प्रोवाइड ह्यूमन वेलफेयर। कहीं पे अगर कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो हमें उन प्रॉब्लम्स का क्या देना है? सोल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू क्यूआर वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए था? साइंस बेस्ड। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल वो बिहेवियरल यानी दोनों का बेस्ड। ह्यूमनिस्टिक वाले में हर एक इंडिविजुअल। रेडिकल वाले का पास तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? या तो उनमें भी डिवीजन आ गए, एक तो रियलिस्ट आ गए, एक मार्क्सिस्ट आ गए और एक स्ट्रक्चरलिस्ट आ गए। अब बचे कौन? ये बोलते हैं यार इन चीजों में मत पढ़ो कि तरीका क्या है। तरीका कुछ भी हो, हमको अल्टीमेटली क्या पहुंचाना है? वेलफेयर। तभी तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी तो हमारा खुद का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? वेलफेयर स्टेट। तो ये जो वेलफेयर स्टेट जो हमारा डीपीएसपी अपने आप में क्या है कि जो भी कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है उस प्रॉब्लम का आप किसी भी तरीके से उसका क्या प्रोवाइड करा दो? सोल्यूशन। और इन्होंने यही बात को बोला कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना ही सेंट्रल थीम और कोर होना चाहिए। किसका? ज्योग्राफी का। तो एक टाइम पे यूनिवर्सली पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे जो पैराडिम चल रहा था ज्योग्राफी में, वो पैराडिम कौन सा था? वेलफेयरिस्टिक अप्रोच। जैसे 1990s के बाद में अब भारत की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, वहां पे यूएसएसआर टूट चुका, कोल्ड वॉर भी खत्म हो चुका, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन से पैसा नहीं उनके पास। हमने तुरंत क्या लेके आ गए? एलपीजी रिफॉर्म।
कैसे लेके आना है, क्यों लेके आना है, उससे क्या फायदा होगा, ये अपने आप में कौन सी अप्रोच हो गई, ऐसे समझ लो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच। जो प्रॉब्लम दिख रही है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, लिखो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल शाबाश। लिखो, द अप्रोच मेनली रिलाइज टू आंसर द क्वेश्चन, टू आंसर द क्वेश्चन, डैश लाके लिखो, हु गेट्स व्हाट, who gets what, where and how. Who gets what, where and how. अब इसको इस थीम पे, ये हु गेट्स व्हाट वेयर एंड हाउ, इसको पेपर 2 में अभी अपन देखेंगे कि कितनी थीम से आगे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी लिखो नेक्स्ट। द वेलफेयरिस्ट्स, मॉर्निंग साक्षी, द वेलफेयरिस्ट्स वर क्रिटिकल of the QR as QR was unable to provide solutions to the problems confronted by the society. And the various other socio-economic and political issues of 1960s. सोशो-इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल भी ऐड करना। अभी आज देख रहे हो जयपुर में कितना ये धुआं सा चल रहा है, ये बार पूरा एक व्हाइट क्लाउड सा आया हुआ है। वो भी यूएस ने जो बॉम्ब गिरा दिया है, कहां पे, ईरान में, और उनके पूरे जो पेट्रोल टैंक्स और डीजल टैंक्स उड़ा दिए, वो देखो धीमे धीमे पोल्यूशन यहां तक भी आता जा रहा है। तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज तब से चलते आ रहे हैं अब तक। लिखो 1960s में लिखना, फॉर एग्जांपल राइज इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हंगर, lack of rights to natives and minorities, कोल्ड वॉर, एटसेट्रा। तो विश्व भर में सारी की सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं था, किसके पास, क्यूआर के पास। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। दस बाय क्वेश्चनिंग द क्यूआर, they share a common history with the radical and humanists, radicalists and humanists। अगर क्यूआर अप्रोच को भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो रेडिकल और ह्यूमनिस्ट भी इनके अगेंस्ट शुरुआत में कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, लिखो, हाउएवर ड्यूरिंग द 1970s the welfare approach took a moderate position, and it got separated from the radical approach।
as the radicalists were no longer dealing with the problems and issues but rather they were now getting political. And were also challenging the incumbent political structures. यही तो बीच में फैक्शन हो गया था कि रेडिकलिस्ट कुछ कुछ चाहते थे कि हाँ भाई हमें पॉलिटिकल भी रहना है, तो वहां से तो वो कुछ फैक्शन निकल गया, कौन से, जो मार्क्सिस्ट बन गए। रियलिस्ट वाले क्या पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे? नहीं थे। नेक्स्ट लिखो, द वेलफेयर अप्रोच is based upon the fact that geographers should remain neutral and must not associate themselves with any sort of political ideology. अब रेडिकलिस्ट तो धीमे धीमे क्या होने लग गए थे? पॉलिटिकल। उन्होंने क्या बोला था कि हम सबको पॉलिटिकली अवेयर रहना है और हमको क्वेश्चन करना है किसको? डीप स्ट्रक्चर को। तो कुछ लोग इससे अलग हो गए थे। कौन? जो बिल्कुल टॉप पे थे, यानी रियलिस्ट। रियलिस्ट तो वो थे जो विजिबल कॉज को क्वेश्चन कर रहे थे। अगर कहीं पे कोई स्लम दिख रही है तो इसका सोल्यूशन दो, ठीक है। जो कोर मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले होने लग गए थे, यानी हमारे जो रेडिकलिस्ट थे, वो क्या बोल रहे थे? हमें किसको क्वेश्चन करना है? डीप स्ट्रक्चर। और डीप स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करने के लिए यू मस्ट बी व्हाट? यू मस्ट बी पॉलिटिकली अवेयर। वेलफेयरिस्ट वाले क्या बोलते हैं कि आपका काम क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो जब क्यूआर को क्वेश्चन कर रहे हैं तो रेडिकलिस्ट, ह्यूमनिस्ट और वेलफेयरिस्ट एक हो जाएंगे। पर जैसे ही वेलफेयरिस्ट ये कहेंगे कि हमको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, इस बात पे इनसे कौन सहमत नहीं होगा? रेडिकलिस्ट। ठीक है, तो यहां पे ब्रैकेट में लिखो, ड्यू टू दिस फिलॉसफी they had differences with the radicalists. अब देखो नेक्स्ट लाइन स्टार बना के लिखो, द प्राइमरी बिलीफ ऑफ वेलफेयर अप्रोच is that the role of geography should be to highlight the spatial inequality, to highlight the spatial inequality and to not become policy makers. ठीक है, हमारा एम क्या नहीं है पॉलिसी मेकर बनने का। हमारा एम क्या है? स्पेस में इनइक्वालिटी को उजागर करना और जो भी इनइक्वालिटी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन है। नेक्स्ट लिखो, thus they refused to take radical viewpoints। और रेडिकल का मतलब ही क्या था?
जो बिल्कुल विपरीत में अलग दिशा में सोच रहा हो बाकी सबसे, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। लिखो नेक्स्ट। ऑल्सो in the late 1970s, concept like quality of life, human well-being, etc. were introduced. Underline करो, well-being and quality of life. Well-being and quality of life. This also led to further development of the paradigm. अब एक बार यहां देखो आप, एक तरफ तो है रियलिस्ट जो क्या बोल रहे हैं कि जो भी विजिबल कॉज है उसको क्या प्रोवाइड करो आप, उसका एक सॉल्यूशन। दूसरी तरफ कौन है, वो लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं, जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्वेश्चन करो, और उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल अवे। यही पास्ट में कौन थे, हमारे रेडिकलिस्ट। रेडिकलिस्ट में जो पॉलिटिकल टोन नहीं ले रहे थे वो कौन हो गए, रियलिस्ट। और जो पॉलिटिकल टोन लेने लग गए वो कौन हो गए, स्ट्रक्चरलिस्ट और मार्क्सिस्ट। ठीक है। उल्टा सोचो कि जनरली एक सिविल सर्वेंट क्या होता है, जनरल टोन में एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटी भी क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट, टू बी इन्वॉल्व इन एक्टिव पॉलिटिक्स और नॉट। कभी भी नहीं। आप सरकार जो इनकम्बेंट है उसके नौकर नहीं हो, आप स्टेट के नौकर हो। और स्टेट में कौन कौन आ जाएगा, सिटीजन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, पता है कि नहीं। अब सरकारें तो हर 5 साल में बदलती नहीं है, आपको सरकार के लिए थोड़ी काम करना है, इसीलिए नाम क्या लग रहा है, सिविल सर्वेंट। जनता के लिए काम करना है, जनता का ये प्रॉब्लम मैंने दे दिया। अब आप जनता के सामने ये नहीं बोल सकते मेरे को मंत्री साहब ने पैसा नहीं दिया, मुझे मंत्री साहब ने ये करने से मना कर दिया। आप नाम ही नहीं दे सकते, आप पॉलिटिकल हो ही नहीं सकते। आप पॉलिटिकल हो जाओगे क्या मालूम आपको सस्पेंशन लेटर और पकड़ा देंगे। तो इन शॉर्ट उल्टी तरीके से ये भी सोचो कि आप लोग खुद भी एक तरीके से कौन होने वाले हो, रियलिस्ट। You should not, you will not, and you must not question what the political structures, especially in our country, चाहे किसी भी कंट्री में ब्यूरोक्रेसी हो। ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, उसका काम इंप्लीमेंटेशन का है। ठीक है। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में घुस जाओगे तो आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव से छूट जाओगे। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी विजिबल कॉज है, जो भी प्रॉब्लम है, मुझे उस प्रॉब्लम का क्या देना होगा। अब सॉल्यूशन तो भूल गए और आप धीमे धीमे घुसते जा रहे हो किसकी तरफ, एनआरकी की तरफ। और जब आप बात ही स्टेटलेस सोसाइटी की कर रहे हो और आप खुद स्टेट का पार्ट हो, बात समझ में आया कि नहीं आया। यही रियलिस्ट, क्योंकि इसके अंदर टुकड़े हो गए रेडिकल अप्रोच के अंदर। एक तरफ तो कौन निकल गए, हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट और मार्क्सिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट वालों को अब 1989 के बाद में कोई नहीं पूछ रहा, बिकॉज इनके सुप्रीम लीडर यूएसएसआर वही जा चुका, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो इन लोगों ने खुद को बचाने के लिए भी ऐसे समझ लो अपने आप एक नया वर्ड ले लिया, नाउ ऑनवर्ड दे विल बी कॉल्ड एज वेलफेयरिस्ट। और इनका एक ही गुणगान गाते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम कि किस तरीके से हम कौन से अप्रोच से हैं। हम साइंटिफिक अप्रोच भी ले सकते हैं, बिहेवियरल अप्रोच भी ले सकते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी ले सकते हैं। और रेडिकल में हम एक ही अप्रोच लेंगे, कौन सी, जो, और हमारा सबका एम क्या है कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, ह्यूमन वेलफेयर। जो भी प्रॉब्लम दिख रही है उस प्रॉब्लम को हमको क्या देना है, सोल्यूशन। और इन शॉर्ट, इन फैक्ट, अ सिविल सर्वेंट इज आल्सो अ वेलफेयरिस्ट। वो केस स्टडीज में आता है ना कि वो बूढ़ी अम्मा आ गई एक, उसमें राशन कार्ड नहीं है। अब क्यूआर वाला अप्रोच है, साइंटिफिक है, लॉजिक है, लॉ बना हुआ है कि जिसके पास में अगर पीडीएस वाला कार्ड नहीं है उसको नहीं मिलेगा। तो कोई उस साइंटिफिक माइंडसेट का होगा जो ह्यूमन वैल्यूज और इमोशंस को तवज्जो नहीं देता होगा, वो क्या बोलेगा, अम्मा पहले कार्ड बना के लाओ। गलती उसमें उसकी भी नहीं है, इसमें अप्रोच का डिफरेंस आ जाएगा। ह्यूमनिस्ट वाला क्या बोलेगा, क्या फायदा है इस
जब यहाँ पे खाना रखा हुआ है अंदर और वो बेचारा एक भूखा मर रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसने किसको कैटर कर लिया है, ह्यूमंस को, इमोशंस को। और एक बीच का रास्ता है, अम्मा आज तो खाना ले लो, पर क्या है पता कल को मैं हूं नहीं हूं, कोई कानून है कि नहीं है, आप अपना प्लीज राशन कार्ड बनवा लेना। तो थोड़ी साइंस भी हो गई, थोड़ा इंडिविजुअल भी हो गया, यानी उसका बिहेवियर भी चेंज कर दिया, यानी बिहेवियरलिस्ट अप्रोच एक कॉमन चीज लेके आएगा और किसी भी तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना इस, तो यही तो रोल होता है किसका, एक सिर्फ। तो यू गाइस विल आल्सो बी पार्ट ऑफ वेलफेयरिस्टिक अप्रोच। और अभी इस अप्रोच के अंदर वेलफेयरिस्टिक अप्रोच का जो मोटो है वो ये है, इसके अंदर अपन भी देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, लिखो एक छोटी सब हेडिंग डालो, लिखो डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर अप्रोच। ठीक है, जैसे क्यूआर के अंदर वो दो लोग कौन थे जो हमें याद रखने थे सबसे मेन, बेरी एंड कोरले, वेरी गुड। बिहेवियरलिस्ट में कौन है, जोर से बोलो, वेरी गुड। फिर आगे, फिर कौन सी अप्रोच देखी हमने, ह्यूमनिस्ट में कौन है, इफुतुआन और एन बेटिमर। और एक ने पेपर भी लिखा था प्लेस के ऊपर, एडवर्ड रेल्फ, वेरी गुड। फिर कौन आए, रेडिकलिस्ट। रेडिकलिस्ट में भी दो लोग सबसे मेन, हार्वी एंड पीट। ठीक है, अब जो वेलफेयर अप्रोच है, वेलफेयर अप्रोच में सबसे मेन बंदा, इसका नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लिखो डेविड एम स्मिथ, ब्रैकेट लिख देना ब्रिटिश, डेविड एम स्मिथ, एक ही, डेविड एम डॉट एंड नहीं, डेविड एम स्मिथ। ठीक है, was the flag bearer of this approach. फ्लैग बियरर, फ्लैग बियरर समझते हो, जैसे कभी वो ओलंपिक्स भी होता है, जितने भी जो खिलाड़ी हैं सबसे आगे एक झंडा लेके चलता है। इस अप्रोच का जो झंडा लेके सबसे आगे चल रहा है वो कौन है, डेविड एम स्मिथ, फ्लैग बियरर ऑफ दिस अप्रोच। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड the much needed dynamism in human geography. अब यहां देखना एक मेजर केविएट आ रहा है, ये अपने शुरू में लिखा के जो वेलफेयर वाले थे ये क्वेश्चन और क्रिटिसाइज कर रहे थे किसको, क्यूआर को। क्यों, क्योंकि क्यूआर भी खुद आज चल रहा है 1960s में, और वर्ल्ड भी अलग अलग तरीके की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देख रहा है, कौन से टाइम में, और उस समय पे जो पैराडाइम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, क्यूआर। और क्यूआर के पास में इन सब का कोई वैलिड सोल्यूशन, तो बोले इसीलिए आप एज अ पैराडाइम फेल हो गए। तो एक तरीके से वेलफेयर अप्रोच तो क्वेश्चन कर रहा है किसको, क्यूआर को। पर क्यूआर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको ह्यूमन ज्योग्राफी को क्या बनाना है, थोड़ा सा, वेरी गुड, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, अलग अलग सब्जेक्ट से क्या इनकलकेट किए थे चुपचाप, मॉडल्स, थ्योरी, वेरी गुड, लॉज, स्टैटिस्टिक्स। तो ज्योग्राफी हमारा और अच्छा दिखने लग जाए और थोड़ा साइंटिफिक दिखने लग जाए, हाँ, साइंटिफिक एंड लॉजिकल। तो दूसरे सब्जेक्ट से मॉडल उठा के ले आना और अपने वाले को थोड़ा सा साइंटिफिक दिखाना, ये भी एक तरीके से कौन सी अप्रोच का ही पार्ट था, क्यूआर का। याद है कि नहीं, ठीक है। अब ये लोग जो यहां पे कौन है हमारे वेलफेयरिस्ट, ये वैसे तो क्वेश्चन कर रहे हैं किसको, क्यूआर, पर खुद जो वेलफेयर अप्रोच आई है ये कैसे आई है, इन्होंने खुद इकोनॉमिक्स से एक कंसेप्ट उठाया और उस कंसेप्ट को उठा के डाल दिया किसके अंदर, ज्योग्राफी में, और बना दी अपनी नई अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस ये हो गया कि वो जो बच्चा होगा जो कॉपी में लिखा कि हाँ, ऑल दो दे वर क्वेश्चनिंग द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्यूआर। एप्लीकेशन पार्ट मतलब कि आपके पास में कोई प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन
नहीं। या फिर जब आप पैराडिम में चल रहे हो तो आपके रहते भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स जनता को देखने को मिल रही है, बट इम्प्लिसिटली, इंट्रिंसिकली, चुपचाप धीमे धीमे ये खुद भी दूसरे सब्जेक्ट से मॉडल लेके आ रहे हैं। और ये ट्रेट किसका था? वैसे भी क्यूआर। वैसे तो क्वेश्चन कर रहे हो इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे, पर जो क्यूआर का जो ऑब्जेक्टिव था साइंटिफिक लेके आना है, वो खुद इसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं। देखो, इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली he followed, he मतलब डेविड स्मिथ, he followed the QR approach as he adopted and brought an economic model in human geography. तो इकोनॉमी का एक कंसेप्ट था, उसको उठा के लेके आ गए ये कौन? डेविड स्मिथ। लिखो, द क्वेश्चन, स्टार बना के लिखना है यहां पे, द क्वेश्चन ऑफ Harold Lasswell, the question of Harold S. Lasswell was who gets what, who gets what, when and how. When and how was changed into who gets what, where and how. By David Smith. अब यहां देखो एक बार बोर्ड, ये एक इकोनॉमिस्ट थे और इनका ये कंसेप्ट था हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। व्हेन अपने आप में किसका फिनोमेना है? टाइम का, कब मिलेगा। आज बजट सेशन पास हुआ, ये सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, तो बच्ची है 18 साल की हो जाएगी जब पैसा डबल होके मिलेगा। व्हेन, तब। हु, गर्ल चाइल्ड, व्हाट, मॉनेटरी बेनिफिट, और डाउरी को भी रोकना है, अर्ली मैरिज को भी रोकना है। व्हेन शी विल गेट 18 इयर्स, हाउ, आप आओ और पैसा जमा कराओ और हम आपको उसको डबल करके दे देंगे। बात समझ में आया कंसेप्ट? हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना। दूसरा एग्जांपल, किसान सम्मान निधि। अब आप देखो इकोनॉमी में जितनी पॉलिसी बनती है ना, वो इसी पैटर्न पे बनती है। हु, फार्मर। कौन सी पॉलिसी में? किसान सम्मान। फार्मर कौन सा? स्मॉल, लार्ज, कोई सभी। व्हाट, क्या मिलेगा? पैसा। ठीक है। व्हेन, साल में, वो हर 4-4 महीने के इंटरवल में, इतने में मिल रहा है ना अभी लेटेस्ट, शायद पता है नहीं, आइडिया नहीं, शायद अब 10,000 कर दिए। पहले 6,000 समथिंग थे जब स्टार्टिंग में आई थी मेरे टाइम पे। कुछ राजस्थान गवर्नमेंट भी उसमें ऐड करती है। पर कहने का मतलब क्या है? हु आपने डिटरमाइन कर दिया किसको देना है, चलो फार्मर को। अब किसान सम्मान निधि में तो कौन हो जाएगा? हु, फार्मर। सुकन्या समृद्धि योजना में हु कौन हो जाएगा? गर्ल चाइल्ड। तो एक कंसेप्ट को उठाया और पॉलिसी बना दिया। फार्मर को मिल रहा है व्हाट, मॉनेटरी मिल रहा है। व्हेन, एक इंटरवल में मिल रहा है, कुछ 3 या 4 महीने के गैप पे मिल रहा है। हाउ, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई लॉसेस नहीं। हु गेट्स व्हेन एंड हाउ। ये कंसेप्ट यूज होता है मेनली किसमें? मातृत्व वंदना योजना।
हु मदर एंड नेटल केयर दोनों, व्हाट हेल्थ, माल न्यूट्रिशन नहीं हो, स्टंटिंग नहीं हो, वेस्टिंग नहीं हो, एमएमआर नहीं हो, आईएमआर नहीं हो। व्हेन, जब भी वो उनके ट्राइमेस्टर्स आएंगे हम उनको चेक करेंगे। हाउ, पैसा दिया जाएगा। बात समझ में आया? हर एक, अब ये इन्होंने ये कंसेप्ट दिया इकोनॉमी के अंदर और ये खूब चला। अब लोगों को स्कीम्स तो मालूम है, स्कीम्स की फाउंडेशन नहीं मालूम। फाउंडेशन क्या है? ये रही। बात समझ में आया? इस कंसेप्ट को उठा लिया है किसने? स्मिथ साहब ने, और इसको डाल दिया और बना दिया वेलफेयरिस्ट अप्रोच। और इसमें चेंज क्या लेके आ गए? यहां पे हु गेट्स व्हाट, आगे क्या लिखा हुआ है? वेयर किसका फिनोमेना हो गया? स्पेस का। वेरी गुड। और स्पेस जैसे अपन जोड़ दिया, यानी अपने आप में वो क्या हो गया? ज्योग्राफिकल। तो पहले ये हेरल्ड एसवेल लिखना और इनमें थोड़ा सा गैप लिखना और इसमें से एग्जांपल भी लिख देना। सपोज करो यहां देखो, डेविड एम स्मिथ फॉर एग्जाम्पल, सुकन्या समृद्धि योजना। अब हु में कौन आ जाएगा? गर्ल चाइल्ड। व्हाट, वैसे किस किस को क्वेश्चन करना है हमको? हमको प्रमोट करना है उनकी एजुकेशन को, उनकी हेल्थ को, रोकना है डाउरी को और अर्ली मैरिज को, ईएम को। व्हेन, कब तक? जब तक बच्ची लगभग हमारी कितनी साल की नहीं हो जाएगी? 18 ईयर्स। हाउ, ऐसा फिक्स डिपॉजिट खोल देंगे जिसमें फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं आपको। ऑलमोस्ट ऐसे समझ लो कि पैसा डबल ही हो रहा है उसके अंदर। बस में 18 साल की होगी बच्ची तभी पैसा निकाल पाओगे। इसका मतलब आप 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं कर सकते। दूसरा स्कीम लिख देना, किसान सम्मान निधि। हु में कौन आ जाएगा? फार्मर्स। व्हाट में क्या आ जाएगा? उनको मॉनिटरी बेनिफिट। और इस मॉनिटरी बेनिफिट से वो फर्टिलाइजर, सीड, इरिगेशन कुछ भी कर सकते हैं। व्हेन, इसका भी कोई क्वार्टरली पेमेंट है, इसको चेक कर लेना बस। हाउ, डीबीटी, सीधा खाते में पैसे आएंगे, कोई इंटरमीडियरी नहीं। तो कॉपी में एग्जामिनर को ऐसे शो करना है कि हमने कंसेप्ट को समझ लिया, इम्बाइब कर लिया और एग्जाम्पल के थ्रू बता भी दिया। अब यहां देखो, अब डेविड एम स्मिथ वाले कंसेप्ट को देखो, अब वेलफेयरिस्टिक अप्रोच। हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। ऐसे समझो कि एक तरफ लिख लिया हमने हु, व्हाट, वेयर एंड हाउ। ठीक है। हु, सपोज करो पुअर पीपल है जो बेचारे किस में रह रहे हैं हमारे? पॉवर्टी। किसके थ्रू रिडन है वो? व्हाट, हंगर। हु, पता चल गया किसकी बात कर रहे हैं। व्हाट, बेचारों का प्राइमरी इश्यू क्या है? हाँ ये। वेयर, अब इसका सोल्यूशन कहां दे सकते हैं? राशन शॉप्स। हाउ, किस तरीके से? याद करो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था?
जो भी प्रॉब्लम दिख रहा है उसका सोल्यूशन। हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। ट्राइब्स हैं, हु में आ गया ट्राइब्स, ठीक है। व्हाट, क्या चाहिए बेचारों को, डेवलपमेंट चाहिए किसी भी तरीके का, अब चाहे वो ह्यूमन हो फिजिकल हो, ठीक है। वेयर, जनरली कहां रह रही हैं ट्राइब्स हमारी, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हाउ, वंदन स्कीम, एमएसपी और एमएफपी, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एकलव्य स्कूल मॉडल। अब एकलव्य स्कूल किसके लिए है मेनली, जनरली एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, यानी हाउ, एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है, वेयर, उसी कैंपस से मिलेगा, वहीं पे रहना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपको इस मॉडल से क्या देखना है कि जो भी प्रॉब्लम है हमें उसका क्या देना है, सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम किसको है, यानी हु, व्हाट किस टाइप की प्रॉब्लम है, वेयर किस जगह है, और हाउ कैसे उस प्रॉब्लम का आप क्या दे पाओगे, सोल्यूशन। ये ऐसे सिंपल तरीके से, हु जैसे सपोज करो एक और आ जाएगा, अर्बन एरिया में स्लम्स, व्हाट क्या इश्यूज हो रहे हैं यहां पे, पोल्यूशन, कंजेशन, और बेसिक एमेनिटीज इन लोगों के पास में, बेचारों के पास में नहीं। वेयर, मेनली अर्बन एरियाज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल कहां पे है, धारावी, ठीक है। हाउ, स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, LIG और MIG, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए उसी एरिया में ही स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी उसी एरिया में। अब क्योंकि मालूम है, चलो इलीगली अगर रह भी रहे हैं कोई बात नहीं, अब पॉपुलेशन इतनी है, वहां पे फ्लैट्स बना दिया। वो मूवी देखा है क्या, वो उसका अनिल कपूर का नायक, तो वहां पे दिखाते ना फ्लैट्स बना दिए, भले ही वो तब भी नहीं रहा, उसको वहां पे भले रेंट दे रहा है, वो चीज अलग है। पर यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जहां पे स्लम रह रहे, कच्ची बस्ती रह रहे लोग, अगर ऐसे टीन टप्पर में रह रहे हैं, वहां पे ऐसे फ्लैट्स बना दो ऊपर उस एरिया में, उनको उस एरिया से आपको रिहेबिलिटेट भी नहीं कराना पड़ा, और जो उनके प्रॉब्लम्स मिल रही थी, उन प्रॉब्लम्स का उनको क्या मिल चुका है, सोल्यूशन। तो ये देखो, हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगा, हु पता चल गया, अभी भटिंडा से लेके बीकानेर क्या चल रही है हमारी, कैंसर ट्रेन। फार्मर्स हैं, इश्यू आ रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है ना, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन हो रहा है, वेयर, मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बेल्ट में। हाउ, अब क्या लेके आएंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक इंडिया, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। बात समझे? तो पेपर 2 का कोई सा भी कंसेप्ट है, अच्छा इधर सोचो, अब हमको डेवलपमेंट करना है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, तो पता है सबसे बेसिक चीज क्या होती है, किसी भी एरिया में आप एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन पहुंचा दो, बिजली और आने जाने का कोई भी जरिया, उस एरिया में चांसेस हैं धीमे धीमे विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। बिजली पहुंच जाएगी, घरों में बिजली पहुंच जाएगी, इंडस्ट्रीज खुलने लग जाएंगी, वहां पे लोगों का माइग्रेशन भी रुक सकता है। अगर सपोज करो ट्रांसपोर्ट आर्टरी बन गई, आना जाना आसान है, तो माइग्रेशन भी कम हो जाएगा, क्या पता लोग रोजाना कम्यूट कर लें, 1 घंटा आने जाने में लग रहा है। याद है अपने काइजन वाले ग्रुप में वो चीता बच्चा था, दौसा से अप डाउन करता था रोज, ठीक है। अब सोचो दौसा से लेकर यहां तक कोई सड़क ही नहीं होती, तो वो रोजाना ट्रेन से 40 मिनट लगते हैं सिर्फ आने जाने में। बोले जितने में मैं यहाँ पीजी का कॉस्ट दूंगा, जनरल डिब्बे में बैठे 10 रुपए में पहुंच गए, वो टिकट ही कोई चेक नहीं कर रहा। तो ट्रांसपोर्ट, अगर आपने ट्रांसपोर्ट आर्टरी पहुंचा दी, अब हु समझो, रूरल एरियाज है, रूरल एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं जो पुअर हैं, ठीक है, व्हाट उनको क्या पहुंचाना है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट। अब रूरल एरिया में एनर्जी और ट्रांसपोर्ट पहुंचाना है, वेयर आपने छांट लिया कौन कौन से रीजनल बैकवर्ड एरिया है, हाउ। अब रूरल एरिया में ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या पहुंचाओगे आप, मेट्रोज, एयरवेज, तो बेसिक रोड। अर्बन एरिया में अगर चेंज कर दोगे तो फिर क्या आएगा, रोड तो ऑलरेडी कंजेस्टेड है, अब यहां पे हमको नए नए मेट्रोज और ये सब लाने पड़ेंगे, नए और एयरपोर्ट्स लाने पड़ेंगे, हाव बदल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ऑटोमेटिकली क्या पहुंचा दिया हमने वहां पे, वेलफेयर। तो जो भी प्रॉब्लम दिखी उस प्रॉब्लम का हमको तुरंत क्या देना है, सोल्यूशन। ये एग्जांपल्स लिख लिए, लिख लो।
जितने हो सके इसमें उतने एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। हु में जैसे गर्ल चाइल्ड, विमेन, मतलब फीमेल एज अ जेंडर। हु में वॉट, क्या पहुंचाना है, क्या हासिल करना है, विमेन एम्पावरमेंट। वेयर, मेनली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। हाउ, कैसे पहुंचाओगे, अब अलग अलग स्कीम आ जाएगी। बेटी बचाओ बेटी, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेजर फोकस केरला में होगा या फिर राजस्थान हरियाणा में होगा? याद है हार्टस्टोन साहब ने कौन सा कंसेप्ट दिया था शिगा, जो बताने वाली थी आप बोर्ड पे? एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन क्या था? ठीक है, हर एक स्पेस, हर एक रीजन, हर एक फिनोमेना डिफरेंट है। स्मिथ साहब का क्या था अब लॉजिक यहां पे, कि जो भी एरियल डिफरेंशिएशन है, जो भी कुछ भी डिफरेंसेस आ रहा है स्पेस में, हमें उस स्पेस के अंदर क्या लेके आना है, इक्वालिटी। ठीक है, अब कल बताओगी एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, कल यही होना, डन। लिखो 10 10 स्पेस। अच्छा ये लिखा नहीं, क्या लिख लेना, चलो लिख। तो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? घर जाके इसको क्लास को रिवाइंड करके और दोबारा देख। ठीक, लिखो 10 स्पेस, 10 को काटो, ऐसे लिखो स्पेस हैव वेरिएशंस एंड स्मिथ made an attempt to bring spatial equality spatial equality so in a sense he is extending the Hartshorne's areal differentiation towards welfareism, towards welfareism। अच्छा, हाउ में ना विमेन के आगे ये भी लिख देना, अभी वो नारी शक्ति अधिनियम पास हो गया ना, इन शॉर्ट यानी विमेन रिजर्वेशन। ठीक है, तो चीज समझ में आ गया। तो एरियल डिफरेंशिएशन में बता दिया कि हाँ भाई ये स्पेस है, ये रीजन है, इसमें क्या है, इसमें नहीं है, जो भी इनइक्वालिटी है। इसमें साहब उसी को ही आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, किस तरीके से कि हाँ हमें पता चल जाए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है और हमें उसको क्या प्रोवाइड कराना है, सोल्यूशन। नेक्स्ट लिखो। अब इसके अंदर ऐसे स्टार्ट करो, ये हु गेट्स व्हाट वेयर एंड हाउ, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लिखो व्हाट, व्हाट it constitutes the utility and satisfaction, or in other words, what it is that people
अटैच वैल्यू, पीपल अटैच वैल्यू, कोट एंड कोट कर लो। वॉट क्या, इधर देखो, जैसे विमेन के लिए वॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विमेन एम्पावरमेंट। ट्राइब्स के लिए, अब वो डेवलपमेंट ह्यूमन फिजिकल किसी भी तरीके का हो सकता है, या विकास का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे पुअर लोग हैं, तो आप उनके माइंडसेट से सोचो, उनकी वैल्यू, उनका ह्यूमन है, उनका इमोशंस किस एक चीज से अटैच है कि यार हम भूखे नहीं मर जाए। तो वॉट, वॉट क्या होता है, वो किससे खुद को अटैच करके देख रहा है। लिखो नेक्स्ट, इट इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल, इट इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल। अब बताओ वॉट सबके लिए कॉमन होगा या फिर इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग होगा। अपनी क्लास में भी वॉट क्या बनना है, क्या सबका सेम है? किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को आईआरएस बनना है, काना को सिर्फ पति बनना है। सबका वॉट अलग अलग है भाई, मेरा वैल्यू किससे कोई आदमी क्या अटैच रखता है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे डिफर करेगा। तो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच इसीलिए क्यूआर से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल लेवल को कैटर कर रहा है। खाली से इसमें स्टार बना के लिखो, वेलफेयरिस्टिक अप्रोच caters the need at individual level. नेक्स्ट आओ मेन बॉडी, ये लास्ट का लिखा है अभी मेन बॉडी में, इट इज अ मैटर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अ बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग होगा, ठीक है। लास्ट लिखो इसमें, हाउएवर दिस व्हाट अंडरलाइन करना, कोट अनकोट करके, ये जो व्हाट है क्या है ना, दिस व्हाट हाईली वेरीज among the nations and within the nation. तो सबका कोई एक कॉमन व्हाट नहीं हो सकता। नेक्स्ट लिखो हु, अब हु में कौन आ जाएंगे, ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स। लिखो देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी। based on several criteria. Several criteria. For example, gender, race. और बताओ किन किन बेसिस पे और डिवाइड कर सकते हैं अपन इंडिविजुअल्स? कास्ट, क्लास, रिलीजन, वेरी गुड। और बताओ रीजन, शाबाश, बहुत खूब। अब रीजन हो गया, भरतपुर के इंडिविजुअल्स और बेंगलोर के इंडिविजुअल्स, कहां विकास की ज्यादा जरूरत है? बेंगलोर। लिखो लैंग्वेज, और क्या क्या किसके रीजन, और बताओ लैंग्वेज भी लिखो, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, वेरी गुड। एथनिसिटी एटसेट्रा। तो देखो आप सोसाइटी को कितने सेक्टर्स के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। मैं इन ग्रुप के लिए ये योजना लेके आ रहा हूं। जैसे आप लोगों को पता है क्या, राजस्थान सरकार भी ऐसी ऐसी स्कीम्स लेके आती है, जैसे सीनियर सिटीजन है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 4 धाम यात्रा, तो उनका रेलवे का टिकट इसका ये राजस्थान सरकार देगा। ऐसे सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन यानी इंडस नदी,
लद्दाख तक लेके जाएंगे। तो ये बताओ अगर चार धाम यात्रा है तो हु, इसमें हु कौन हो जाएगा? एक स्पेसिफिक रेस, स्पेसिफिक कास्ट तो नहीं होगा, स्पेसिफिक रिलीजन, और उसमें स्पेसिफिक एज भी हो जाएगा। जैसे कौन? मेनली सीनियर सिटीजन। और व्हाट, उनकी इमोशनल अटैचमेंट किससे, फीलिंग से कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है। वेयर बता दिया, चार धाम। हाउ, ट्रेन से, ऐसे वैसे, और पैसा कौन देगा? हम। समझ में आया? इसमें एज और ऐड कर देना है, एज से इसमें लिखा नहीं होगा, लिख दिया फिर ठीक। Thus, who is sector specific? नेक्स्ट, वेयर। अब कहां पे करना है? ऑब्वियसली जहां पे स्पाशियल इनइक्वालिटी है। Thus, who is sector specific? मतलब कोई सा भी सेक्टर हो सकता है वो, रेस, कास्ट, रिलीजन, रीजन, ठीक है। जैसे अब देखो भारत सरकार का एक वो छोटा सा स्कीम है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है ना। हु, कुछ एक स्टेट्स है। व्हाट, डेवलपमेंट पहुंचाना है। वेयर, कौन कहां पे लोकेटेड होंगे? बॉर्डर एरियाज पे, हिली एरियाज पे। हाउ, हम उनको 90:10 में, 100:0 में फंडिंग देंगे। समझ में आया? तो आप ऐसे किसी भी, अब वो वेलफेयर पहुंचाना ही तो हुआ अपने आप में, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, वेयर। इट इज अ क्वेश्चन, it is a question which tries to study the diversity and its related inequality in space. Next we go, how. It refers to the process aiming to provide solution. Aiming to provide solution. ऐसे देखो, जैसे कोई सा फिनोमेना है, फाइनेंस कमीशन अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 है, ठीक है। अब इसको हु गेट्स व्हाट वेयर एंड हाउ, वेलफेयरिस्टिक अप्रोच है। हु, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। व्हाट, डेवलपमेंट, दोनों फिजिकल एंड ह्यूमन, ठीक है। और उनको और भी क्या प्रोवाइड करानी है हमको? मेनली फंडिंग। वेयर, कहां का इंप्लीमेंट होगा? नेशन वाइड, ठीक है, पूरे भारत एरिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो हाउ। अब जो फंडिंग मिलेगी कैसे मिल रही है, किस हिसाब से मिल रही है? पॉपुलेशन के कितना है, एरिया कितना है, इनकम डिस्टेंस कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है। हर एक स्कीम को, जैसे आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? कुछ 105, 110 के अराउंड कुछ करंट देखना पड़ेगा अभी लेटेस्ट, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कुछ एक ऐसे सिटीज जो बहुत ही ज्यादा हाईली क्या है, बैकवर्ड। पता चल गया हु कौन कौन से, वो कुछ एक सिटीज है। व्हाट, वहां क्या क्या पहुंचाना है? अगेन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में पूरा आ जाएगा, फिजिकल एंड ह्यूमन दोनों, इंफ्रा, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ। वेयर, उन डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी वो कहां कहां है। हाउ, अब वहां पे एक जिला प्रभारी बनाएंगे, सेक्रेटरी लेवल का बंदा है, उधर आके छोड़ेंगे, उनको जिम्मेदारी देंगे। तो हर एक स्कीम जो वेलफेयर की तरफ जो जा रही है, जो वेलफेयरिज्म लाना चाह रही है, आप उसके अंदर इस अप्रोच को डाल सकते हो, हु गेट्स वेयर एंड हाउ। आपको बस ये देखना होगा हु कौन है, ठीक है। व्हाट, अपनी अटैचमेंट वो किससे रखता है, उसकी चाह क्या है उस इंडिविजुअल की, उस ग्रुप की, उस सेक्शन की। वेयर, कहां पे मैं उसको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं।
हाउ, किस तरीके से दे सकता हूं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय जो भी सेक्शन ऑफ द पीपल है इन द स्पेस, जहां पे भी उनको प्रॉब्लम्स दिखती है। तो अल्टीमेटली एक तरीके से जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच है, ये कुछ कुछ सोशल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। सोशल ज्योग्राफी वही जो यूतर सेमिनोव थे हमारे रशिया के, वो क्या चाह रहे थे कि धीमे धीमे क्या आनी चाहिए? स्पेशल इक्वालिटी, स्पेस में इक्वालिटी रहनी चाहिए। दो रीजन फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से स्पेस में भले ही पीछे रह जाएं, क्योंकि नेचर ने सबको इक्वली गिफ्ट्स नहीं दिए हैं। हमारा इंटरवेंशन के थ्रू हम चाहेंगे कि दोनों के दोनों स्पेस में क्या आ जाए? इक्वालिटी। अब दोनों स्पेस को अगर अपन स्टडी करेंगे तो ये भी पार्ट हो जाएगा किसका? एरियल डिफरेंशिएशन। तो डेविड एम स्मिथ एक तरीके से क्यूआर को क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ले पाया, क्यूआर को अपना भी रहा है। कैसे? उसने इकोनॉमी का एक मॉडल इनकलकेट कर लिया। कैसे? वो हार्टशोन के आइडिया को, एरियल डिफरेंशिएशन को एक्सटेंड कर रहा है, और वो चाह रहा है कि मैं क्या लेके आ जाऊं। ये खुद एम था किसका? रशियंस। तभी तो रशियन देखो ना, वो इक्वालिटी की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो ये तो हार्डकोर पहुंच गए, रेडिकलिस्ट। और खुद वेलफेयरिस्ट भी अपने आप में कौन थे? रेडिकलिस्ट। वो जो विजिबल कॉज को आके देख रहे। देखो नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ द अप्रोच। एनालिसिस ऑफ द अप्रोच। लिखो इसमें, बाय द 1980s the welfarists were questioned and criticized within and outside. As what and how, underline करना, what and how are highly subjective in nature. क्योंकि ये व्हाट और हाउ अपने आप में क्या है? बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव। नेक्स्ट लिखो, मार्क्सिस्ट क्वेश्चन दिस अप्रोच। मार्क्सिस्ट लोग क्या बोलेंगे कि जो वेलफेयरिस्ट है हिपोक्रेट्स हैं। हिपोक्रेट्स मतलब दिखा कुछ रहे हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। थे हमारे साथ, थे पार्ट किसका? थे रेडिकल का ही। शुरुआत में तो रेडिकल अप्रोच ही थे, सॉफ्टर टोन था, धीमे धीमे एक्सट्रीम हो गया। भाई ये हमारे साथ थे, पर ये एक्सट्रीम व्यू पॉइंट नहीं ले पाए, पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले पाए। पॉलिटिकल स्टैंड लेते, अगर मैं इतना ही वेलफेयर पहुंचाने का वो था इनका ऑब्जेक्टिव, तो पॉलिटिकल स्टैंड लेते ही। पॉलिटिकल स्टैंड तो इन्होंने लिया नहीं, हमारी अप्रोच के साथ साथ रहे और अपनी नई अप्रोच बना गए, और पॉलिटिकल स्टैंड लेते नहीं थे। लिखो, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, the welfare geographers were afraid to take stand as the welfare geographers, as the welfarists, लिख लो, as the welfarists were afraid to take stand against the establishment. अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट। एज अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट जो इनइक्वालिटी है वो किसकी वजह से? स्ट्रक्चर्स की वजह से। एज स्ट्रक्चर्स आर द मेन कॉज ऑफ इनइक्वालिटी। और याद करो, स्ट्रक्चर अपने आप में विजिबल कॉज था, फिर वो अंडरलाइन कॉज था।
और वेलफेयरिस्ट वालों का क्या एम था? विजिबल कॉज पे काम करना, फिर अंडरलाइन कॉज पे काम करना। तो यहां के ब्रैकेट में लिखना, वेलफेयरिस्ट एम्ड only on the visible causes, not on the underlying causes. Welfarists aim only on the visible causes, not on the underlying causes. और visible causes में आपको पॉलिटिकल स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। मार्क्सिस्ट लोग और कैसे बोलते हैं देखो, मार्क्सिस्ट appreciates the welfarists as they did good job, great job, as they did a great job in highlighting the problems. But even they were unable to provide solutions to all the problems. वेलफेयरिस्ट ने क्यूआरओ क्वेश्चन किया कि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा है, ये सब इश्यू चल रहे हैं, आपके पास क्या सोल्यूशन है? अब ये बताओ, आज इजराइल, यूएस और ईरान और ये गल्फ कंट्रीज, मतलब ईरान एक तरफ और ये बाकी सब एक, ये वॉर चल रहा है। वेलफेयरिस्ट के पास में इसका कोई सोल्यूशन है? क्योंकि ये वॉर अपने आप में पॉलिटिकल इन नेचर है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कुछ ही बोल सकते हो, जियो पॉलिटिकल भी, रिसोर्सेज की भी फाइट है, एप्स्टीन फाइल्स, दुनिया भर की चीजें हैं। तो वेलफेयरिज्म क्या कर लेगा? क्या वेलफेयर वालों के पास में कोई इसका सोल्यूशन है? तो मार्क्सिस्ट बोलते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर दी, बिकॉज हम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं कर पाए थे, बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम एक ही है, क्या? स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर यानी कैपिटलिज्म। चलो आपने प्रॉब्लम्स को तो हाईलाइट कर दिया, पर क्या आपके पास में प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो आपके पास भी नहीं है। लिखो नेक्स्ट। Despite these shortcomings, welfarists contributed a lot to the human geography. आकांक्षा, वो चारों फाउंडेशन बताना मुझे ह्यूमनिज्म की। मेटाफिजिकल, मैथोडोलॉजिकल, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। लिखो, दे ब्रॉट बैक, शाबाश, दे ब्रॉट बैक फिलेंथ्रोपिक ह्यूमनिज्म, अंडरलाइन करो। फिलेंथ्रोपी, आगे से आना, कंपैशनेटली ह्यूमन अटैचमेंट्स को लेना, चैरिटी करना, ये अपने आप में एक वेलफेयर का तरीका है। ये तुमने देखा है ना कभी बड़े लोग, अच्छा भी वो दुबई के अंदर देखो, यूएई में जितने भी जो बेचारे लोग हैं जो घरों से बाहर निकल चुके हैं, रहने वाने को नहीं है, तो यूएई में इवन जो यूएई का प्रिंस है वो मॉल में लोगों के साथ में बैठा हुआ है। बड़े बड़े जो इंडियन ओरिजिन के, जिनके वहां पे अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को रुकने के लिए दे रहा है, खाना दे रहा है। ये अपने आप में क्या है? फिलेंथ्रोपी तो है, और क्या है? तो ये वेलफेयर में पहुंचाना नहीं हुआ। वो लोग जो भी स्ट्रैंडेड हैं, एयरपोर्ट्स पे अटके हुए हैं, घरों जाना चाहते हैं, व्हाट, उनको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्टे चाहिए, वेयर, इसी जगह में, हाउ, मैं दे देता हूं। तो फिलेंथ्रोपी करना अपने आप में कौन सी अप्रोच हो जाएगी? ये खुद अपने आप में वेलफेयरिस्टिक अप्रोच। लिखो, फिलेंथ्रोपी इनफैक्ट इन इटसेल्फ इज अ वेलफेयरिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट लिखो, thus welfarists brought back the human in human geography, अंडरलाइन कर लो।
welfarists brought back the human in human geography. और ह्यूमन ज्योग्राफी को डीह्यूमनाइज्ड किस पैराडिम ने कर दिया था? ब्रैकेट में लिखो, which was dehumanized by the QR. नेक्स्ट लिखो, welfarists came with relatable and logical approaches silently bringing the tools of QR. ब्रैकेट में लिख देना, स्पाशियल साइंस डैश एरियल डिफरेंशिएशन. याद करो, लोकेशनल थ्योरीज किसका पार्ट था? क्यूआर का. साइलेंटली ब्रिंगिंग द टूल्स ऑफ क्यूआर. ब्रैकेट क्लोज. ब्रिंगिंग मॉडल्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, जैसे हेरल्ड लेसवेल का इन्होंने उठा लिया, हु गेट्स when and how. Bringing tools and models from other subjects. Linking them to human welfare. Welfarists are credited to make human geography multidimensional in nature. अब जैसे हम लोगों ने बिहेवियरलिस्ट और ह्यूमनिस्ट दोनों की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखे, ऐसे ही वेलफेयरिस्ट का और ह्यूमनिस्ट का सिमिलैरिटी और डिफरेंस एक एक दो दो. ठीक है, लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयरिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट अप्रोच. फर्स्ट लिखो, सिमिलैरिटीज. दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों ने किसको क्वेश्चन और क्रिटिसाइज किया? क्यूआर. बोथ क्रिटिसाइज क्यूआर. और दोनों ही ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या लाना चाह रहे थे? ह्यूमन एस्पेक्ट. नेक्स्ट लिखो, बोथ ट्राइड टू इंट्रोड्यूस द इंडिविजुअल और ह्यूमन इन ह्यूमन ज्योग्राफी. सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बोथ वर बेस्ड ऑन फिलेंथ्रोपिक ह्यूमनिज्म. बोथ वर बेस्ड ऑन philanthropic humanism. बस एक माइन्यूट डिफरेंस ही है, लिख लो डिफरेंसेस. ह्यूमनिज्म तो प्योरली किस पे बेस्ड था? आइडियलिज्म पे. ह्यूमनिज्म was based on idealism and existentialism. And was rigid.
On the other hand, welfaristic approach was based on functionalism. फंक्शन क्या है? दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. ऑनलाइन समझ में आ गया सारे बच्चों को? ये वेलफेयरिज्म अप्रोच थी आज अपनी. ठीक है. एंड वॉज फ्लेक्सिबल इन नेचर. ये वेलफेयरिस्टिक अप्रोच वॉज फ्लेक्सिबल इन नेचर. तो एक तरीके से ह्यूमनिस्ट अप्रोच और वेलफेयरिस्ट अप्रोच दोनों में एक कॉमन टेंडेंसी क्या है? बोथ हैव सेम एंड्स. दोनों का एंड क्या है? वही एथिक्स वाला, ह्यूमन वेलफेयर. इंडिविजुअल लेवल पे बात करनी है हमको. ठीक है. बट बोथ हैव डिफरेंट मीन्स. सिंपल. ये इसका क्या हो जाएगा? कंक्लूजन. लिख लो. दे बोथ हाउएवर हैव सेम एंड्स but with different means. जो हमारे सिलेबस में मेंशन थी अप्रोचेस. डन. और अब वेलफेयरिस्ट अप्रोच को, ह्यूमनिस्ट अप्रोच को, बिहेवियरलिस्ट को, क्यूआर को पेपर 2 में कनेक्ट करोगे बराबर. ठीक है, जैसे अपन ने आज टीम में डिस्कस किया. ठीक है. थैंक यू क्लास.